में एमएससी किया हुआ है। इस वर्ष गंगा बह रही थी, आज हमको कुछ उसमें से अंश मिलने वाले हैं। तो 18 वर्ष का अनुभव है आपका टीचिंग, ट्रेनिंग एंड हीलिंग में। इसके साथ ही आपने कैवल्य धाम मुंबई में 2011 से 19 ऐसे अनगिनत अनुभव एवं सम्मान आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्राप्त हुए हैं। समय न लेते हुए आज के व्याख्यान हेतु आपका जो विषय है फीमेल इनफर्टिलिटी क्योर एंड ट्रीटमेंट, आज वर्तमान समय में वास्तव में ये एक आपके आज के इस व्याख्यान से हम सभी लोग अवश्य लाभान्वित होंगे, क्योंकि आज जो महिलाओं का सबसे बड़ा समस्या हम कह सकते हैं कि 8-8 वर्ष जो हम केस देख रहे हैं, 8-8 वर्ष हो जा रहे हैं, 10-10 वर्ष हो जा रहे हैं, उनके कोई इश्यू नहीं है और वो एक बहुत मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रही हैं। एक तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाना, तो सबसे बड़ा जो विचार होगा आज, सबसे बड़ा जो लाभ होगा, एक सही गाइडेंस हमको मिलेगी। और इस व्याख्यान हेतु इसी उम्मीद से मैं आज आपको आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नूतन। नमस्ते, गुड इवनिंग सभी का। मुझे धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आप सभी का। प्रथम आचार्य विपिन जी, प्रमोद जी एंड डॉक्टर गरिमा जी एंड डॉक्टर शामली जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने की। और मेरा थोड़ा सा नॉलेज, आप बहुत ज्यादा आपने मेरे बारे में कहा, बहुत सारा तो नहीं, जितना भी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जितना जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ा बहुत कुछ शेयर करूं। और हाँ, आज जैसे सभी मान्यवरों ने यहाँ पे कहा कि यस, आज का जो विषय है वो बहुत ज्वलंत विषय है, जो ना कि इसे ये रिलेटेड है भले हम ये पूरे व्याख्यान को हम फीमेल रिलेटेड कॉजेस पे हम मेनली फोकस करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ एक फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। इनफर्टिलिटी जहां आती है वहां पे कपल ही कैलकुलेट करना चाहिए, ना कि ये सिर्फ एक ही जेंडर के लिए वो सीमित रहता है। ठीक है, तो क्योंकि जो भी आप अगर डेटा देखो, रिसर्च डेटा देखो, तो ये इनफर्टिलिटी विषय जो है वो 30% इट इज रिलेटेड टू द कॉजेस विच इज रिलेटेड टू फीमेल बॉडी, 30% causes related to male body, 30% related to both male and female, and 10% causes are unknown, means सब कुछ ठीक होता है, फीमेल बॉडी मेल बॉडी सब कुछ ठीक होता है, उनका रिश्ता अच्छा होता है, खान पान अच्छा होता है, फिर भी उनको बच्चा नहीं होता है। तो ये 10% जो चीजें है वो किसी को पता नहीं। आज हमारा विज्ञान इतना विकसित हुआ है, फिर भी वो 10% का रीजन हमें पता नहीं। तो इसीलिए हमें इस विषय को एक बड़े पैमाने पे सोचना चाहिए। और ये बहुत बड़ा, इसी विषय ही काफी बड़ा है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी आज के व्याख्यान में मैं आपको प्रथम बताऊंगी। मेरी हिंदी थोड़ी सी मतलब कमजोर है, आप जैसे एकदम ही शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकती मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके हिंदी में बोलने का, लेकिन इसमें इंग्लिश भी कुछ मैं इंक्लूड करूंगी। इंग्लिश हिंदी ऐसा मेरा टॉक रहेगा। तो इसमें प्रथम हम व्हाट एग्जैक्टली इनफर्टिलिटी इज बोलेंगे, इनफर्टिलिटी है क्या, किसको बोलेंगे हम इनफर्टिलिटी, फिर जानेंगे कि फर्टिलिटी क्या है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में हम करंट स्टेटस जानेंगे कि करंट सिनेरियो क्या है, इस पूरे ये डिसीज बन गया है जो ना कि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड है, बल्कि ये फिजिकल, मेंटल एंड सोशल प्लेटफॉर्म पे सोशल विषय बन गया है। जैसे प्रमोद जी ने कहा कि बहुत सारे घर टूट रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, एंड जो डेटा मैंने पढ़ा वो तो बहुत स्कैरी था, क्योंकि डिवोर्स का पहला रीजन ये इनफर्टिलिटी बता रहा है।
है ना, जो आज डिवोर्स हो रहे हैं वो इनफर्टिलिटी की वजह से हो रहे हैं। तो सच में ये बहुत सोशल सब्जेक्ट है जिसके लिए हमें काम करना है। तो करंट स्टेटस देखेंगे, फिर हम जानेंगे कि मेल एंड फीमेल के रिलेटेड, मेल के कॉजेस हम इस विषय में नहीं लेंगे, इस वक्त नहीं लेंगे, हम इसमें फीमेल रिलेटेड कॉजेस की बात करेंगे। जो रिलेट रहेगा स्ट्रक्चर, मैंने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी कनेक्टेड दूसरे सिस्टम्स है, जैसे हमारी नर्वस सिस्टम है, हॉर्मोन्स है, इनका भी इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस वजह से ये इनफर्टिलिटी होती है। जो 30% इनफर्टिलिटी के कारण जो महिलाओं के रिलेटेड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो और फिर बाद में जाएंगे कि कितने टाइप्स के इनफर्टिलिटी होते हैं, है ना, एंड फिर जाके फिर हम क्योर एंड करेंगे। तो क्योर एंड ट्रीटमेंट तभी होगा जब उसका कारण पता चलेगा। तो हर एक दुनिया का एक रूल है कि हर चीज का कारण और कार्य ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें, तो हम जब कारण जानते हैं तो ही इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इसके लिए हम कारण के बारे में चर्चा करेंगे। जो कारण हमारे हाथ में है, हम जितना सॉल्व कर सकते हैं उसका क्योर एंड ट्रीटमेंट बताएंगे। और जो कारण मतलब प्रिवेंट की, मतलब जो सफरिंग हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके भी इलाज क्या है वो हम बात करेंगे। तो एंशियंट एंड मॉडर्न साइंस के हिसाब से इस इनफर्टिलिटी को हम कैसे कोप अप करें और ट्रीट करें जिससे हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। ओवरव्यू दिया जो हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हम चलो अब डिस्कस करते हैं कि consistently, they do sexual intercourse, 12 महीने तक संबंध रखते हैं विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, method, then also their intercourse is not converted into the conception or the pregnancy. That is called infertility. अभी फीमेल इनफर्टिलिटी को हम आयुर्वेद की भाषा में हम वंध्यत्व बोलते हैं, वंध्यत्व, ओके। मेल इनफर्टिलिटी को हम इम्पोटेंसी, अलग नाम है उनका, नपुंसकत्व ऐसे बोलते हैं। तो वंध्यत्व की हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम जानते हैं कि फर्टिलिटी यानी क्या है। तो फर्टिलिटी के लिए आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि जहाँ पे ऋतु, क्षेत्र, अंबु एंड बीज, ये 4 फैक्टर बहुत जरूरी है एक कंसेप्शन के लिए या एक बच्चा को जन्म देने के लिए। तो व्हाट इज दिस ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, इसका अर्थ क्या है? तो ऋतु यानी सीजन। अभी सीजन जब हम बाहर देखते हैं कि बारिश, फिर अभी समर सीजन चालू है, विंटर है, ये सब सीजन है। वैसे ही एक स्त्री के शरीर में ये चारों सीजन एक महीने में होते हैं। और ये बहुत ही मतलब ये बहुत समझने का साइंस है ना। चारों सीजन एक महीने में वो स्त्री के शरीर में हो रहा है। और उस सीजन में जो विंटर सीजन है या रेनी सीजन, जो ट्रांजिशन पीरियड है, वो फर्टाइल पीरियड का जानकारी हमें देनी बहुत जरूरी है एजुकेशन के माध्यम से। बहुत बार होता है कि आप इंटरकोर्स कर रहे हो लेकिन आपका वो टाइम करेक्ट नहीं होगा, है ना। वो फर्टाइल टाइम, जो फीमेल का बॉडी का जो फर्टाइल सिर्फ 3 या 4 दिन ही होते हैं, जहां पे वो फर्टाइल टाइम हाईएस्ट पिक लेवल पे होता है, जहां पे कंसेप्शन का ज्यादा चांसेस होता है। तो सिर्फ ये पता करने पे भी वो अगर टाइम रिलेटेड फैक्टर है तो तुरंत दूर होगा। अगर आप कपल को एजुकेशन दोगे कि ये आपके वाइफ का ये पर्टिकुलर डे है जहां पे उसका जो एग है वो अपने ओवरी से बाहर आ रहा है, फिर वो कुछ समय तक ट्यूब में रहता है, फेलोपियन ट्यूब में, एंड फिर 3-4 दिन वेट करता है। अगर वहां पे स्पर्म्स आ जाते हैं इंटरकोर्स के बाद, फिर वो यूनियन होके वो कंसेप्शन हो जाता है। तो
ये जो समय हार्डली 3 या 4 दिन का ही होता है ओवरऑल फुल मंथ में। बट इसकी शुरुआत जो कपल को संबंध रखने की शुरुआत एक मासिक धर्म जब खत्म होने लगता है, एक स्त्री का हर एक महीने मासिक धर्म का साइकिल होता है, चक्र होता है, ठीक है। तो वो चक्र पता होना चाहिए, वो साइकिल रेगुलर है कि हम इसको ऋतु या हम फर्टाइल टाइम की जानकारी बोलते हैं, ठीक है। तो हर महीने अगर पीरियड्स बराबर आ रहा है तो वो 5वें दिन से लेके जब पीरियड खत्म हो रहा है उससे लेके फिर आगे 12 दिन का जो समय है वो फर्टाइल टाइम बोलते हैं, ऋतुकाल बोलते हैं इसको, कि उस समय से कपल को अब एक दूसरे से बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, ताकि वो जब एग्जैक्ट 3 से 4 दिन होता है जब ओवम सच में बाहर आ जाता है तब वो यूनियन या कंसेप्शन होने का हाईएस्ट चांस होता है, ठीक है। सो दिस इज नंबर 1 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, ऋतु या सीजन, राइट एज बहुत जरूरी है। उम्र जो हमारे अगर पूरी लाइफ स्पैन आप देखो तो बचपन से लेके जब एक लड़की को पीरियड शुरू हो जाता है, मासिक धर्म शुरू होता है, वो 12-13 साल में हो जाता है। बट आजकल देखा गया है कि ये बहुत सारा मतलब या तो एकदम ही कम उम्र में लड़की सयानी हो रही है या लेट पीरियड शुरू हो रहा है, 17-18 साल में पीरियड शुरू हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो कारण है इनफर्टिलिटी की। ओके, फ्यूचर इनफर्टिलिटी का भी ये कारण हो सकता है आगे जाके। तो ये पहले मासिक चक्र के जो ज्ञान है और बराबर टाइम पे आना ये जरूरी है, इसके ऊपर भी काम करना है। तो जब ये पीरियड शुरू हो जाता है 13 साल के बाद, इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली आपको उसको शादी करके उसको बच्चे के लिए वो तैयार होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब उसको पीरियड आता है तो 13 से लेके 18-19 साल तक उसकी वो जो गर्भाशय या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फिर भी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसीलिए उसको तुरंत शादी करके बच्चे के लिए उसको तो नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो एडोलेसेंस प्रेगनेंसी की भी अभी संख्या है इंडिया में, अभी भी बहुत ऐसे जगह है जहां पे ये कम उम्र में बच्चा आ जाता है, और जिसके कारण इवन मॉर्टेलिटी एंड फीमेल एंड मेल के जो अगर वो मतलब कंसीव भी होती है वो बच्चा जिंदा नहीं रहता है, एंड उसके स्कार या उसकी वजह से फिर बाद में वो प्रॉब्लम आ जाता है इनफर्टिलिटी का। तो इसके लिए हमें वो राइट एज जानना जरूरी है। तो 18 साल से लेके 30 साल तक एवरेज हम बोल सकते हैं, 30-35, आजकल तो शादी ही 30 साल में हो रही है, ये तो दूसरा बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। तो एवरेज उम्र जो है वो 18 से 30 के बीच में 1 या 2 बच्चे तो हो ही जाने चाहिए। एंड जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का डेटा ये कह रहा है कि इंडिया में पहली बार ऐसे हुआ है कि फर्टिलिटी रेट ड्रॉप डाउन हुआ है, जो रिप्लेसमेंट के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट के बराबर नहीं मतलब क्या, हर एक जो मैरिड कपल है वो सिर्फ दो ही, एक इसमें 2 ही बच्चे मैक्सिमम कर रहे हैं, उससे ज्यादा बच्चे नहीं हो रहे। इसका मतलब जो हम बाद में अगर फ्यूचर देखा जाए 2050 तक का, हमारी पॉपुलेशन बहुत कम होने वाली है, तो पॉपुलेशन स्लो डाउन हुआ है। एक साइड में अच्छी भी बात है, एक साइड में बहुत सारी चिंताजनक ये सिनेरियो है, ठीक है। तो ये हुई ऋतु की बात की मैंने। फिर क्षेत्र, दूसरा पॉइंट, क्षेत्र यानी क्या? क्षेत्र यानी एक महिला मराठी में क्षेत्र यानी वो प्लेस जी जहाँ पे भगवान रहते हैं, जो प्योर प्लेस है उसको हम क्षेत्र बोलते हैं, राइट। तो वो शरीर में हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्षेत्र बोला गया है। तो वो क्षेत्र में अगर कुछ प्रॉब्लम है या स्ट्रक्चरल बहुत सारे गायनेक डिसऑर्डर है, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, सर्विक्स के कुछ इश्यूज है, या पेनफुल इंटरकोर्स होता है, वजाइनिज्म होता है, सर्विक्स छोटा होता है,
संबंध रखते समय बहुत पेन होता है या स्पैज्म होता है मसल का सडनली, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, ये सभी रीजन की वजह से जो ये क्षेत्र है उसमें काफी काफी प्रॉब्लम होते हैं। एंड इसकी वजह से जब ये स्पर्म आने वाला रहेगा या मिलन होने के जो रास्ते हैं उसमें ही इतने सारे डिफिकल्टी है, तो फिर आगे जाके डेफिनेटली इट कन्वर्ट्स इनटू इनफर्टिलिटी, वो होता नहीं है। सिंपल सा एक स्पर्म ओवम का मिलना और जीव का आना, ये सिंपल प्रोसेस है फर्टिलिटी की, तो उसमें ये बाधाएं है। तो ये गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर भी हमें काम करना बहुत जरूरी है अगर इनफर्टिलिटी सॉल्व करनी है। और वो तभी सॉल्व होगी जब हम स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज को हम एजुकेशन देंगे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल जो गाइडलाइंस दी है आयुर्वेद में वो फॉलो करेंगे, तभी वो लड़की को फर्टाइल बना पाएंगे, एक अच्छा क्षेत्र वहां बन पाएगा। क्योंकि जब वो जीव आने वाला रहेगा या प्रोसेस रहेगा तभी कुछ ये बाधा नहीं आएगी। ठीक है। फिर तीसरा कारण है अंबु। अंबु यानी क्या? ये न्यूट्रिशन रिलेटेड है। ओके, अंबु संस्कृत में हम इसको पानी को बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा मानव शरीर जो है वो 75% से ज्यादा पानी से बना हुआ है, राइट। और ये हम अगर खाना भी, जब मतलब हम बोलते हैं कि वी आर व्हाट वी ईट, बट इन माई बुक विच आई हैव जस्ट पब्लिश द अल्टीमेट गाइड टू गर्भ संस्कार, इसमें मैंने ये सभी चीजें मेंशन की है जहां पे जो फूड है उसको हमने इम्पोर्टेंट तो दिया है, बट डाइजेशन को हम कितना इम्पोर्टेंट देते हैं। तो फूड जब डाइजेस्ट होगा तो ही वो न्यूट्रिशन बनेगा या आपके शरीर का भाग होगा। तो इसके लिए हमें फूड एंड उसका पाचन क्रिया, इन दोनों पे फोकस साथ में देना बहुत जरूरी है। तो खाना क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, डाइजेस्ट कैसे करना चाहिए, इन सभी का ज्ञान देंगे तो वो जो अंबु पार्ट है, तीसरा जो भाग है फर्टिलिटी के लिए, उसको हम बढ़िया हम उसको कर सकेंगे। उसके बाद में अभी इस अंबु के रिलेटेड एक और पॉइंट मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि इंडिया में पोषण अभियान चल रहा है, राइट। भारत सरकार पोषण अभियान कर रही, और स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए, क्योंकि अनीमिया ये एक कॉमन डिसीज है जो वुमेन्स में पाया जाता है। अनीमिया यानी क्या? हीमोग्लोबिन कम रहना। जब हीमोग्लोबिन कम है शरीर में तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, जो ब्लड आपके शरीर में घूम रहा है हर एक धातु को वो पोषित कर रहा है, तो वो जो हीमोग्लोबिन कैरिंग या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वाला पार्टिकल नहीं है। इसका मतलब फिर जब वो शुक्र धातु तक वो जाएगा, आपका खाना डाइजेस्ट किया हुआ जब तक पहुंचेगा, तब तक वहां पे बहुत सारा वीकनेस या जो वो फर्टिलिटी वाला जो बीज बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। इसके लिए अंबु पार्ट या न्यूट्रिशन और फूड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है, ये हुई 3 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया, ऋतु, क्षेत्र, अंबु। अब बीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, बीज यानी क्या? यहाँ पे दोनों का जरूरी है, मतलब फीमेल और मेल। ओके, भले हम फीमेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मेल का भी बीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी नरिश्ड होना चाहिए, तो उसका भी खाना पीना ठीक होना चाहिए, ना कि ओनली फीमेल का खाना पीना। ठीक है, तो दोनों कपल ने जब वो सोच रहे कि एक बच्चा करना है, फैमिली बढ़ानी है, तो दोनों के आहार विहार, इन सभी बातों पे उनको ध्यान देना चाहिए। तो बीज में शुक्र धातु कॉमन हम आयुर्वेद के लैंग्वेज से बोलते हैं कि मेल का शुक्र धातु, मेल और फीमेल दोनों के जो ये बीज है उसको शुक्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये शुक्र धातु फीमेल की जो फिजियोलॉजी है यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करता है मेल से, क्योंकि फीमेल में वो मैनिफेस्टेशन होता है हर एक साल के बाद, जब भी या उसकी पीरियड शुरू हो जाती है एक लड़की की, तो उसके बाद हर महीने उसका जो ये शुक्र धातु जो है वो मच्योर होता है, मतलब बीज मच्योर होता है। एक ओवरी से एक बीज निकलता
है वो वेट करता है कुछ समय के लिए, अगर संबंध होता है तो वो आगे जाके कंसेप्शन में कन्वर्ट होता है, बट जब नहीं होता है तब वो आगे जाके मेंस्ट्रुअल ब्लड में कन्वर्ट होता है, जहां पे अंदर की जो लेयर है, यूट्रस के अंदर की लेयर मेट्रियम जिसको हम बोलते हैं, वो लेयर के साथ इवन वो एग जो डेड हो जाता है एंड उसके साथ वो ब्लड के मार्फत वो बाहर चला आता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं। तब ये पीरियड्स अगर ठीक से नहीं आ रहे, इसका मतलब बीज में कुछ प्रॉब्लम है, या बीज आने तक कुछ रास्ते में प्रॉब्लम है, या वो बीज जब मैच्योर होने के लिए जो प्रेरित करने वाले हॉर्मोन्स है और उसके रिलेटेड जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसके कोऑर्डिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो मॉडर्न लैंग्वेज में हम इसको HPO एक्सिस कर बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी का कम्युनिकेशन अगर ठीक से हो रहा है तो ही वो हर महीने वो बीज निकलेगा, ट्यूब में आएगा, वेट करेगा, नहीं हुआ तो वो आगे मुंह करके चला जाएगा। तो अपान वायु जो है वो कार्य करता है इस बीज को मूव करने का, तो वायु का भी नियमित काम करना ये बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन ये ठीक से होना वो भी जरूरी है। तो इसके लिए हमें ये बीज पे भी काम करना है। तो बीज क्यों नहीं बाहर आता है, इसका कारण या तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से वो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओवरी या बाहर आ ही नहीं रहा है, या आ रहा है लेकिन वो ओवरी के ऊपर सिर्फ वहां पे ही रह रहा है, वो आगे आ नहीं रहा है ट्यूब में। तो ये इसका जो डिसीज है वो PCOD, जो आजकल की बहुत सारी, 1 लड़की 10 में, उसमें हम मतलब 10 लड़कियों में 1 लड़की को PCOD का डिसीज है। ठीक है, तो ये ओविलेटरी तक अगर संबंध है या कारण है तो हम इसके ऊपर जरूर काम कर सकते हैं कि उसको जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करके हम उसको ओवम को बाहर आने देते हैं। ये तो बहुत इजी है। दूसरा जो प्रॉब्लम ये इस सब इसमें आता है, ट्यूबल डिसऑर्डर। ट्यूबल में बचपन में अगर किसी को टीबी हुआ है, जिसकी वजह से उस पेल्विक रिलेटेड ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हुआ है, या इक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले हुई है और फिर उसका स्कार रह गया है, तो ट्यूब में स्कार की वजह से वो भले ओवम बाहर आया लेकिन ट्यूब में ही अटक रहा है, तो भी वो यूनियन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ बीज का जो एक तो मैच्योर होना और उसका ट्रैवल करना, पाथवे में कुछ इश्यूज है, राइट। तीसरा एंडोमेट्रोसिस, जो मैंने कहा कि जब इम्प्लांटेशन होता है, सपोज किसी किसी को कंसीव तो होता है लेकिन कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होता है, मिसकैरेज एबॉर्शन होके वो निकल जाता है बच्चा, वो ठहरता नहीं और उसका डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए वो एंडोमेट्रोसिस मतलब अंदर की लेयर की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है। तो या फाइब्रॉइड पॉलिप या एंडोमेट्रोसिस या एडिनोमायोसिस, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है जिसकी वजह से वो यूट्रस का इश्यू की वजह से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तीसरा सर्विक्स और वजाइना की वजह से अगर प्रॉब्लम है, सर्विक्स है या सर्विक्स में जो ओपनिंग है वो छोटी है, या वजाइनल इन्फेक्शन है, या एसिड लेवल ज्यादा है, या तेल का तीखा बहुत खाने वाली मिर्ची नमक ये अगर ज्यादा खा रहे हो तो उधर का म्यूकस लाइनिंग नरिश नहीं हो रहा है, वहां पे लुब्रिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से भी, या स्पर्म आता भी है लेकिन वो एसिड लेवल की वजह से वहीं पे उसके डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है, और फिर जाके आगे वो स्पर्म बढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये सब जो भी चीजें है ये रिलेटेड है फीमेल रिलेटेड कॉजेस। अभी मेल रिलेटेड कॉजेस, अगर मेल का बीज नहीं आ रहा है, सपोज फीमेल की बॉडी सब कुछ एकदम ठीक से है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है,
बट मेल का बीज अगर उसमें सीमेन एंड स्पर्म दोनों रहता है, ठीक है, जब इंटरकोर्स होता है तो वो राइट डिपॉजिट होना चाहिए वजाइना के पिछले वाले पार्ट में, पोस्टीरियर फॉर्निक्स करके पार्ट है जहां पे वो स्पर्म डिपॉजिट होना चाहिए। और स्पर्म का स्पीड जो है वो लीनियर प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड ऐसा होना चाहिए, मतलब स्पर्म जब आते भी है वजाइना में तो वो आगे बढ़ने वाले होने चाहिए और वो रेस्ट होते हैं। नाउ में फीमेल की तरह स्पर्म का ऐसा नहीं है कि एक या दो ही आएंगे, वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस एक इजैकुलेशन में स्पर्म्स आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम dies due to the acid level of vagina and cervix, and few of them which the sperm quality and quality बहुत मैटर करती है और उसमें वो स्पीड होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव आगे बढ़ने की वो ताकत होनी चाहिए। तो ऐसा ही स्पर्म ये सभी प्रॉब्लम को पार करके वो आगे ट्रैवल करेगा, यूट्रस में जाएगा, ढूंढेगा कि कहाँ पे है ओवम, कहाँ पे है, राइट में है या लेफ्ट में है, क्योंकि फीमेल में दो ट्यूब होती है, राइट एंड लेफ्ट ओवरी एंड राइट एंड लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब, तो वहां पे वो ढूंढ के फिर वो स्पर्म एंड ओवम का मिलन होता है। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च और साइंस स्टडीज है जो बोलते हैं कि हमारे बीज एक दूसरे से बात करते हैं, है ना, जैसे हम बाहर मेल एंड फीमेल हम बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, वैसे अंदर भी ये बीज एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंसी है हमारी सेल की, ये कहीं पे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे आउटवर्ड कंसंट्रेशन से या फोकस से। इसी के लिए जरूरी है कि ये चार फैक्टर जो है, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, इन चारों फैक्टर का प्रॉपर इंटीग्रेशन होने के लिए प्रिवेंशन मैंने बहुत सारा तो अभी बता दिया कि हमें गर्ल्स एंड बॉयज का स्कूल लेवल में ही एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, कि राइट एज, राइट समय, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दी है हम एज अ ह्यूमन बीइंग व्हेन वी हैव born we have intellectual body, so we need to think properly कि, और women and men both if they enter into गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य का हमारा 25 साल खत्म होने के बाद जब हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो हम उसके लिए हम बंध गए हैं कि रिप्रोड्यूस करना या बच्चे को जन्म देना ये हमारा मॉरल बनता है। And as a woman you have been given this pristine opportunity to experience this motherhood. So आज हम बोल रहे हैं कि हम बहुत विकसित हुए हैं, हम बहुत टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड हुए हैं, बट एजुकेशन तभी आएगा जब हम हमारे जो कर्तव्य है उसको हम देखें, सोचें और सही समय पे हम वो सही डिसीजन ले, क्योंकि हम काम की जगह पे बहुत टॉप लेवल पे है, महिलाएं बहुत अग्रसर है सभी प्लेटफॉर्म पे देखा जाए, ठीक है, हम पेट्रियार्की वगैरह वो सब तो फाइट चलता रहेगा, ठीक है, वो हम सामाजिक विषय में नहीं जाके, मुझे सिर्फ यही लगता है कि एज अ वुमेन एंड मेन, एज स्वामी विवेकानंदा हैज सेड दैट दिस सोशल we cannot move ahead socially, progress तब नहीं होगा जब तक ये men and women together, वो दो विंग है, वो दोनों विंग के ऊपर ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो कहीं पे भी जाके हर एक इसमें फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन ये दोनों पर्सनालिटी दोनों में होती है, जो हम शिव शक्ति का जो कॉम्बिनेशन है हम सब में है, उसमें फिर कुछ भी दुविधा नहीं है, बनाने वाले ने हमें बनाया हुआ है, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन फीमेल पे दी है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो वो बच्चे को 9 महीने तक अपने बॉडी में स्पेस दे सकती है और वो नरिश कर सकती है। ये बहुत ही बड़ा कार्य है और इसका ध्यान रखते हुए हर एक महिलाओं को सही समय पे वो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि उसको माँ बनना है, और वो सही डिसीजन उसके हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग करके, एक डिस्कस करके, दोनों ने हमको कब हमें है क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, ये कॉन्फ्लिक्ट से अगर निकले तो आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि मैं आज बहुत सारे कपल को अभी डील कर रही हूँ, मैं इनफर्टिलिटी के केसेस डील कर रही हूँ, मैं प्रेगनेंसी के केसेस डील कर रही हूँ,
बहुत बार ऐसे लगता है कि प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल हो गई है, अभी उनको पश्चाताप हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट है और वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी शरीर का जो आउटलुक है उसको देख के खुद परेशान हो रहे, स्ट्रेसफुल हो रहे, डिप्रेशन आ रहा है। ऐसे भी महिलाएं हैं, और ऐसे भी महिलाएं हैं जो ट्राई कर करके थक चुके हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट कर गए हैं, एंड हर महीने वो जब 2 लाइन देखनी चाहती है, यूपीटी टेस्ट कर करके, लेकिन वो 2 लाइन नहीं आ रहा है, तो उसका जो प्रेशर है, पीयर प्रेशर है या समाज का जो प्रेशर है, वो महिलाओं को ज्यादा होता है। भले इसमें इक्वली रीजन मेल भी है, लेकिन महिलाएं बहुत टारगेट की जाती है इस इनफर्टिलिटी के इशू को लेके। बाहर अगर कोई समारंभ है, वहां पे वो जाना अवॉइड करने लगती है, इतना टॉर्चर। एक जन 2-3 साल हो गए शादी को, गुड न्यूज, एनी गुड न्यूज, कुछ गुड न्यूज नहीं, कुछ प्लानिंग चल रहा है क्या? तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी उस महिलाओं को अंदर ही अंदर खा रहा है। तो जो WHO ने जो डेफिनेशन दी है, व्हाट इज हेल्थ? So health, as you might be knowing, this physical, mental, and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity, right? So when it comes to the infertility, so it is not only the disease of reproductive system, but it is the disease of physical, mental, and social well-being as well. क्योंकि वो जो reproductive health के related जो issue है, उसको physical, mentally भी बहुत सारे महिलाएं एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और जो ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी की मॉडर्न साइंस में, आईवीएफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कंसेप्शन, आईवीएफ है, आईयूआई है, सरोगेसी है आजकल, और बहुत बार ये सब चीजें के लिए पैसे भी बहुत लगते हैं। इफ यू आस्क एनी कपल how much they spend for one IVF, you will get to know that most of the money is going towards this. अगर थोड़ा सा आपके दिमाग से ये सोचिए कि आप काम क्यों कर रहे हैं, एक आपकी फैमिली के लिए, बच्चे के लिए, और आगे फैमिली। तो अगर आप ये पैसा कमा के डॉक्टर को ही देना है, तो फिर पहले ही डिसीजन ले लो ना, डॉक्टर के पास भी जाना नहीं और सफर भी नहीं होना है ना? तो पहले ही जब आपकी उम्र है, क्योंकि जैसे ही आप एक एज होती है, हम सबके पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड स्पेस है, राइट? ये सभी के पास वैसा ही है। तो ये जो 18 से 30 की उम्र में जब आप एक शादी का भी डिसीजन जब होता है, 27-28 साल की उम्र में शादी हो रही है आजकल, लेट मैरिज हो रहे हैं, उसके बाद में आपकी फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी वो डिक्लाइन होती है। मतलब हम एज अ गर्ल या बॉयज, वी हैव बॉर्न विद द स्टॉक ऑफ एग्स। जो हमारे एग्स है वो हमारी लिमिटेड स्टॉक होता है। हम जैसे ही बड़े होने लगते हैं, तो हर एक 10-10 साल में या हर रोज हमारे एग्स कम होते जा रहे, और वो स्पीड से कम होते जाते हैं। हजारों लाखों एग्स फीमेल के बॉडी में रहता है, ठीक है? तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 अगर आप डिसीजन लेते हैं और बच्चे होते हैं, तो वो 1 या 2 एग ही वो लाइफ बन पाता है। तो लाइफ को कंटिन्यू रखने का एक जो कार्य है दोनों का, कपल का, दोनों को साथ में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि वो प्रेगनेंसी चाहते हैं, वो बच्चा चाहते हैं, ना कि सिर्फ वंश का दिया आगे बढ़ाने के लिए, बट ये समाज को भी, ये इस पृथ्वी पे जो लाइफ है वो चलनी जरूरी है। तो जब आप शादी के बंधन में बन जाते हो, तो आपने ऑलरेडी कमिट किया है समाज को कि आप जाके रिप्रोडक्शन आपका पहला धर्म बनता है एज ए ह्यूमन गोल, ठीक है? तो वो धर्म का पालन करना ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये अगर राइट समय में आप डिसीजन लो, तो आई थिंक आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। वही पैसा आप एजुकेशन और बाकी जो पोषण है आपके बच्चे का, वो करने में लगा सकते हैं। तो आजकल जो रेट मैंने देखा है कि क्यों नहीं, अमेरिका में तो बच्चे का प्लानिंग करना ही बंद कर दिया है, ठीक है? और चाइना में भी पहली बार कम हुआ है पॉपुलेशन, और उन्होंने जो 3 बच्चे का मतलब जो 1 बच्चे का पॉलिसी रख के उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी पॉपुलेशन, इस साल
मैंने ऐसे न्यूज में देखा है कि 3 बच्चे का पॉलिसी वो ला रहे हैं कि हर एक कपल के पीछे 3 बच्चे तो होने ही चाहिए, है ना। तो ये सब ग्लोबली ये चल रहा है। तो अगर हमें इंडिया में भी अगर अच्छा है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी काम करना चाहते हैं, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल पे तभी काम होगा, 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं तो एक सोच समझ के और अपने आप को प्रिपेयर करके, कपल को प्रिपेयर करना जरूरी है। एंड इसीलिए मुझे बहुत अभिमान हो रहा है ये बताते हुए कि मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रही हूँ, और मैंने ये बुक लिखा है द अल्टीमेट गाइड टू गर्भ संस्कार। तो इसमें मैंने यही सब लिखा है कि गर्भ संस्कार जो एंशियंट साइंस है या हमारा ओल्ड सिस्टम है, जैसे आयुर्वेद और योग को हम प्रचलित कर रहे हैं, तो मेरा यही एम है, ऑब्जेक्टिव है एवाईजी एकेडमी का, कि ये गर्भ संस्कार को भी ऐसी मान्यता मिले और आगे बढ़ाए। क्योंकि गर्भ संस्कार ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही करने वाला संस्कार नहीं, या जो भी हम उसमें बताते हैं कपल को वो नहीं, बल्कि वो प्रिपरेशन में। आप देखो, हम जब एग्जाम के लिए जाते हैं स्कूल में या कॉलेज में, हमने जब एग्जाम दी है तो हम साल भर पढ़ाई करते हैं, और एक एक पेपर होता है एक विषय का, वो पूरा साल भर का पढ़ाई हम उसमें डालते हैं। तो उसी तरह से ये लाइफ का एग्जाम है ना? और जब आप फैमिली में आते हो तो एक बच्चे का होना ये कपल का एग्जाम है। तो ये एक बार आप इंटरकोर्स करोगे, वो रिजल्ट होना चाहिए अच्छे कंसेप्शन के लिए, या अच्छा या आपसे भी बेटर वर्जन का आप बच्चा चाहते हो, राइट। ईच एंड एवरी कपल वांट्स टू सी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ इन देयर चाइल्ड। So if you want that, if you wish that, why not you are preparing for yourself? Why you are not trying to get the more knowledge about it? It is not just about how to do sex or what exactly, or all this internet full of so many other unnecessary information is flooded, and your mind, your body get distracted in unnecessary track. Instead of that, turn yourself to the Indian knowledge of Garbha Sanskar, which gives you the direction and the pathway how you can, go back to your self and connect with the spiritual body, because sex is also considered as a spiritual practice. That's why Vatsyayan, who has written this Kama Sutra, he has mentioned so much, elaborative way that how couple needs to come together. It's not their body coming together, but it's about their emotion, mental, intellectual and spiritual body coming together. जो हम योग में देखते हैं कि पंचकोशात्मक बॉडी ये पूरी एक होती है, यूनियन होता है, तभी जाके वो स्पार्क होता है। स्पार्क यानी वो जीव आता है। एंड उसी को आयुर्वेद में गर्भम ये परिभाषा दी है। व्हाट इज गर्भ? गर्भ इज शुक्र शोणित जीव संयुगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा। जब शुक्र और शोणित का जब मिलन होता है, जीव आ जाता है, तब जाके गर्भ बनता है। तो ये गर्भाशय में गर्भ तभी बनेगा जब आप इस पूरे तैयारी में लगोगे, ठीक है। तो प्रिवेंशन यही है, फर्टिलिटी हम पहले से ही लानी चाहिए। जब किसी और जीव को जन्म दे रहे हो, तभी भी पहले ट्राइमेस्टर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनती है बच्चे की। तो बहुत सारे कारण ऐसे भी है कि बहुत सारे लोग आपने देखा रहेगा कि बोलते हैं कि हम तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, हमारा खान पान भी ठीक है, हमारा रेस्ट निद्रा, ये जो कारण बताते हैं ये कुछ हम नहीं कर रहे, फिर भी हमको बच्चा नहीं। उसका कारण शायद उनकी माँ के पेट में जब वो थे तभी शायद माँ को कुछ टेंशन हुआ रहेगा, या उसकी तरफ से कुछ ऐसी अननोइंगली मिस्टेक हुई रहेगी, जिसकी वजह से आपका जब ये शरीर बन रहा था उस समय कुछ कमी रह रही होगी। तो जो ये स्टडी की गई है, जब वेस्टर्नर्स बोलते हैं इसको, जब कोई कंसेप्ट रिसर्च करके लिखते हैं, तब उसकी तरफ हम देखने लगते हैं। जिसको ये फैक्टर रिसर्च करिए, डॉक्टर बाकर करके उन्होंने ये रिसर्च किया है, फोर्ड करके है, फीटल ओरिजिनेटेड एडल्ट डिसीजेस। तो ये इनफर्टिलिटी भी जो 10% अननोन जो हम बोलते हैं, वो शायद उसका रीजन शायद तभी का हो। एंड इसीलिए मैं मतलब ये हमारे आयुर्वेद में
गर्भ उपघातर भाव करके जो पूरा कंसेप्ट है उसमें वो पूरा लिखा हुआ है। तो पहले ट्राइमेस्टर में ही जब ये इंटेलेक्चुअल बॉडी या जो बॉडी बन रही है फीटस की, चाहे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब बन रहा है, तभी अगर आप वृक्ष डाइट, मतलब जो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने वाला हेल्दी फूड खाते हो, वैसा अगर फूड आपके डेली रूटीन में होगा तो वो अच्छा बनेगा सिस्टम। तब वो इनफर्टिलिटी जब वो जाके मेल या फीमेल जब वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में एंटर होगा तब फर्टिलिटी अच्छी रहेगी। तो ये बहुत सारा डीप चीजें हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को रोकूं, और बहुत ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत मैं बोलने जब लगूंगी, बट अब मैं आपके क्वेश्चंस कुछ लेना चाहूंगी। फाइनली मुझे एक सूत्र पे मैं ये समाप्त करना चाहूंगी। सौमनस्य गर्भधारणा एक सूत्र दिया है 2 लाइन का। मतलब क्या? सौमनस्य गर्भधारणा मतलब हेल्दी एंड हैप्पी काम कंटेंट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ कपल इज गोइंग टू होल्ड द बेबी इन द वूम। गर्भ धारणा मतलब धारण कर रहे हो, गर्भ को होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से गुजर रहे हो, तो आप और फिर बाद में आप आपके हस्बैंड या वाइफ को मिल रहे हो, और उस स्टेट में चाहे आपने वो इजैकुलेशन हुआ है, आपका शुक्र भी आया, लेकिन वो मिलन नहीं हो पाता क्योंकि आपका अंदर ही वो यूनियन नहीं है। तो सौमनस्य गर्भधारणा ये कंसेप्ट बहुत सुंदर है। इसके लिए योग करिए। योग से बरोबर हम, जो आचार्य पतंजलि ने कहा है कि मन पे कंट्रोल, मन को जो चैनलाइज करना चाहिए अंदर की ओर, वो कर पाते हैं। उससे आपको क्लैरिटी आती है। चित्त वृत्ति निरोधः, ये जो योगः चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये जो आचार्य पतंजलि के जो पहले 3 सूत्र जो है योग के बारे में, वो सभी मुझे लगता है हमें कार्य करेंगे कि योगिक थेरेपी है। योगा सिर्फ आसन प्राणायाम, आसन या प्राणायाम सिर्फ वही नहीं है। योग आपके खाने पीने में भी है, आपके रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी में है। इन सभी को योग बोलते हैं। ठीक है। योगा थेरेपी बाद में आती, जब आप एक्चुअली सफर होते हो। बाद में कुछ आसन से हम वो ब्लड सर्कुलेशन आपके पेल्विक रीजन पे या जहाँ पे आपका वो कॉज है वहां पे डायरेक्ट करके उसको नरिश करके हम बढ़ा सकते हैं जरूर। और मुझे बहुत गर्व होता है, साइंस और योग को जोड़ने वाली संस्था जो कैवल्यधाम है, जहाँ पे मैंने 9 साल काम किया है, वहां पे स्वामी कुवलानंद जी ने भी योग मीमांसा में उन्होंने रिसर्च करके लिखा हुआ है कि कुछ हद तक हम इनफर्टिलिटी को, इम्पोर्टेंसी को योग के माध्यम से जरूर हम कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा बोल के मैं अपना आज का टॉक समाप्त करती हूँ। क्वेश्चन है तो मैं लेने के लिए तैयार। धन्यवाद। थैंक यू, आपने सुना। थैंक यू सो मच नूतन मैम। बहुत ही सीमित शब्दों के साथ आपने इतने जटिल विषय को इतनी सरल भाषा में हम सबके सामने रखा, और उसके लिए मैं IYTA परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वास्तविकता में आपके द्वारा दी गई जानकारी जन उपयोगी सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह हमें नहीं है। आज आपको YouTube पे, हमारे Facebook लाइव पे और Zoom ऐप के माध्यम से हजारों लोग देख रहे हैं। ये मैसेज निश्चित रूप से देश के हर कोने कोने में पहुंचेगा। आपने जो कीमती समय निकाला है, इसकी वास्तविकता में लोगों को जरूरत थी, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आपने, जिस धारा प्रवाह के साथ आपने ये ज्ञान हमें दिया है, वास्तविकता में ये आज समाज की, समय की जरूरत है। मैडम, कुछ सवाल जो है जो मेरे मन में है, मैं उनको पूछना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को आपने ब्रीफ किया। वो कौन कौन से ऐसे यौगिक अभ्यास हैं जिनको करके हम इनफर्टिलिटी को रोक सकते हैं? यौगिक अभ्यास आपको आसन पूछना है या प्राणायाम पूछना है, एग्जैक्टली क्या? कि आप आसन और प्राणायाम, आप दोनों पर प्रकाश डालें, क्योंकि हमारे जो इस कार्यक्रम में जो स्टूडेंट्स हैं, वो आगे, वो भावी योग चिकित्सक हैं, उनके ज्ञानवर्धन में इसका लाभ होगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी एज ए योग चिकित्सक काम कर रहे हैं, महिलाओं को देखते हैं, प्रीनेटल पोस्टनेटल जो है वो अभ्यास कराते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपकी जो ज्ञान गंगा है वो उनको अवश्य में लाभान्वित करेगी। वे अभ्यास, कौन से आसन वो करें, कौन से आसन वो ना करें, कौन कौन से प्राणायाम करें, उनका क्या ऑर्डर होना चाहिए,
आप अगर उसके बारे में प्रकाश डालें तो मैं समझता हूं कि ये सबके लिए लाभान्वित होगा। ऑर्डर तो जैसे हमारा अष्टांग योग है, जहाँ पे यम नियम, फिर आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है। ठीक है, यम नियम आपको सोशल कंडक्ट, पर्सनल कंडक्ट, ये पहले आपको वर्क अपॉन करना है। अगर आप न्यूली मैरिड, क्योंकि ये नियम अलग अलग है, अगर आप सिर्फ बिफोर मैरिज अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू ऑल द काइंड ऑफ व्हेन वी कंडक्ट क्लास, सो जनरली एवरी स्कूल हैज way of starting the class and controlling the the whole things. So what I specifically do, I first recommend that you start with the sukshma vyayam, that stimulating the small joints, doing the sukshma vyayam, preparing yourself, circulation बन जाता है, आ जाता है, बाद में you start going into the asana. आसना में आप पहले स्टैंडिंग, फिर सिटिंग, फिर पीठ पे, फिर पेट पे, फिर जाके फिर से बैठ के, ऐसे सीक्वेंस में आप करते हो आसन, तो वो ठीक है। फिर ब्रीदिंग, जब आप फिर से जब पीठ पे लेट के, पेट पे लेट के फिर आप उठते हो, तो उसके बाद में आप प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद उसमें धारणा, फिर ध्यान, ऐसे करके आप समाप्त करें। तो इसमें आसन, अगर आपको कौन से स्पेसिफिकली आसन करने हैं, वो अगर आपका क्वेश्चन है, तो इसमें बिफोर marriage, if you want to prepare, you can go for the standing, which is related to Tadasan, Chakrasan, then forward bending, backward bending, where your pelvic, you need to remember your pelvic hormones and your hypothalamus. So these two are located here, and pelvic region located in the the reproductive system located in the pelvic region. So you need to communicate both the ends in a skillful way. Like फिर बैठ के आप करोगे तो पश्चिमोत्तानासन, ब्रीच पोज, वक्रासन, ट्विस्टिंग पोज, गोमुखासन, all those are going to help you. Lying down में आप नौकासन कर सकते हो, पीठ पे लेट के आप दूसरे जो भुजंगासन है, हलासन है, हलासन स्पेसिफिकली हम बोलते हैं फर्टाइल है, क्योंकि जैसे खेती करता है एक किसान, तो वो क्या करता है, हल चलाता है वो लैंड को फर्टाइल करने के लिए। तो वैसे ही हमें पेल्विक रीजन पे जो फर्टिलिटी लाना है, तो हलासन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिसमें आप वो फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हो, आपके पेल्विक फ्लोर, एब्डोमिनल मसल टाइट हो रहे हैं, या टेंडन पे काम हो रहा है, क्योंकि आसन सिर्फ एक्सरसाइज, आसन और एक्सरसाइज बहुत डिफरेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज आप सिर्फ बॉडी पे काम करते हो, आसन आप मन पे भी काम करते हो, आप हॉर्मोन्स, डीपर टिश्यूज पे काम करते हो। तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल की स्पेसिफिकली, if you see, we don't have bones or some kind of things from आगे आपको कोई भी ऐसा टफ ये नहीं है जो प्रोटेक्ट करे आपके सिस्टम को। तो इसके लिए आपको जो है चीज स्ट्रॉन्ग करना है, वो आपके लिगामेंट्स और टेंडन, जो ये पूरी जो गर्भाशय की थैली है उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो उसके ऊपर अगर काम करना है, तो आपको पेल्विक रिलेटेड जो भी आसन है, फॉरवर्ड बैठ के भी आप अगर फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो, अंगूठे को टच करना, या पहले के जमाने में इफ यू रिमेम्बर चक्की चलाते थे, अभी तो चक्की चालन इसीलिए हम आसन कराना पड़ता है कि चक्की चालन वो क्रिया करो, क्योंकि उसके लिए क्या है, ये मसल जो है इसके ऊपर काम होता है। तो क्योंकि अभी हमारा सब मशीन, हमारा आटा तो ऐसे ही मशीन में ही ये हो जाता है, पाउडर बन जाता है, तो वो चक्की तो चली गई हमारे घर से, वो है नहीं, तो वो आसन वो करे। ठीक है, और प्राणायाम में आप पूरे उज्जयी, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये सब उदर में सिकुड़न और खिंचाव पैदा होता है, वो सभी आसन आप इसमें कर सकते हैं, जिससे आपकी जो झिल्लियां हैं वो मजबूत होंगी और आपका जो पेल्विक रीजन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो वो सभी आसन इसमें किए जा सकते हैं। यस। सेकंड है मैम, कौन सा ऐसा भोजन है, वो कौन से फल हैं, या वो कौन सी सब्जियां हैं जिनको खाकर के आप इस प्रकार की व्याधि से बच सकते हैं? आयुर्वेद में बोला है षड-रसात्मक आहार। ओके, और मतलब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रसों से मिला हुआ आहार।
सात्विक आहार। सात्विक आहार सभी को पता है कि दूध, घी और ऑल दूध के बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स है वो सभी को हम सात्विक मानते हैं, और इसको हम इवन वृक्ष भी मानते हैं क्योंकि ये मधुर रसात्मक है। तो जो भी ऐसी चीजें हैं या सब्जी में आप जो पालक की सब्जी है, जो आयरन बहुत होता है उसमें, ओके, जो मूंग दाल है ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। राइस और मूंग की खिचड़ी ये भी बहुत अच्छी होती है, जो फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है। और मेनली आप कैसे, देखो क्या खा रहे हो ये तो हम सभी सीखते ही है, बट आप कैसे खा रहे हो, कौन से स्टेट ऑफ माइंड में खा रहे हो, आप प्रेयर करके खा रहे हो क्या, सात्विक एटीट्यूड से खा रहे हो क्या, वो भी बहुत मायने रखता है। नहीं तो आजकल टीवी सामने होता है और हम खाना खाते हैं, है ना, भले वो दूध वाला खाना हो या बहुत अच्छा सात्विक आहार हो, लेकिन हम टीवी देख के खा रहे हैं, वहां पे फाइटिंग का सीन चल रहा है और हम खाना खा रहे हैं, तो आप मेंटल डाइट क्या ले रहे हो, है ना। सो यू नीड टू सिंक्रनाइज योर सेल्फ, दैट आपको खाने से भी एक होना है जब आप खाना खा रहे हो, तो वहां पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए तभी, और खाने को प्रे करके फिर अंदर लेना है, क्योंकि इंजेक्शन तक ही, मतलब जब हम खाना मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, तब तक ही हमारा कंट्रोल होता है, उसके बाद में हमारा कंट्रोल चला जाता है। तो पूरी जो प्रक्रिया है डाइजेशन की वो अंदर हो रही है, 3-4 जो चीजें बाद में होती है, डाइजेशन, असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब कुछ बाद में होता है। वो तभी हो पाएगा जब आप एक जो आपको दिया है काम वो आप ठीक से कर रहे हो क्या। हम तो वो भी काम, एक काम भी ठीक नहीं कर रहे, जो हम खाना लेके चबाने का और चर्वण करने का, जो 32 टाइम्स में स्कूल में पढ़ा था कि चबा चबा के खाना खाओ, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, टीवी देख के खाना खा रहे, मोबाइल देख के खाना खा रहे, है ना, सो भी रहे मोबाइल के साथ सो रहे तो ऐसा सब हो रहा है। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन से परे होके आई थिंक हम सब ये उड़द दाल भी कहा है कि अच्छा है, फ्रूट में पोमोग्रेनेट अच्छा है, केला अच्छा है, सभी फ्रूट एक्चुअली, लेकिन उसका हम आजकल स्मूदीज बनाते हैं या कुछ मिक्स करके सब कुछ उसको अलग अलग रेसिपी करके खाते हैं, उसको एज इट इज जो रूप है और लोकली जो उगता है, उस लोकल खाना और सीजन में जो आता है वो खाना हम सबके लिए हेल्दी मतलब कराता है, हेल्दी चीज, हमारा बॉडी हेल्दी बनाता है, वो ध्यान में रखे तो आई थिंक सब खाना सब कुछ अच्छा है। जो भी ये पृथ्वी पे द्रव्य है वो सब कुछ हेल्थ के लिए बने, उसका यूज हमें स्किलफुली करना चाहिए। एक क्वेश्चन मैम हमारे वॉलंटियर की तरफ से आया है, वो पूछना चाहती हैं कि ऐसा क्या खाया जाए जिससे चक्कर ना आए और मूड फ्रेश रहे। शायद वो इस दौरान अभी प्रेग्नेंट हैं, इस वजह से वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रही हैं। प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पंचामृत जो है वो बना के आप ले सकते हो जिससे चक्कर कम होगा। पहले ट्राइमेस्टर में ये सब चीजें होती है, या वो 9 महीने भी अगर रहता है तो आप लिक्विड डाइट ज्यादा करके खाए। पंचामृत है, कोकोनट वाटर है, पोमोग्रेनेट को हमेशा के लिए रखिए, फिर ड्राई फ्रूट्स सोक करके, बादाम या आलमंड, काला मनुका पानी में सोक करके 3-4 घंटे बाद में उसको बीच बीच में खाते जाइए, आई थिंक आपका चक्कर चला जाएगा। और आराम हो रहा है क्या, चक्कर क्यों आ रहा है, अगर मेडिकल रीजन है तो डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, फाइंड आउट करिए कि क्यों हो रहा है, कुछ डॉक्टर की दवा कुछ आप ले रहे अलग से, तो रीजन फाइंड आउट करिए एंड ये सब मेंटेन करके आई थिंक। अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाए तो किस प्रकार से उसको कंट्रोल करें। देखो हमारे शरीर, मतलब अभी तो हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन है तो जेस्टेशनल डायबिटीज इसको बोलते हैं, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि सभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोन्स, शरीर का ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, खाना ज्यादा, मतलब हमारे स्वीट, जैसे बोला है कि स्वीट ज्यादा खाना है, तो इस वजह से भी कभी कभी वो शूट अप हो जाता है शुगर, ठीक है। तो ये जो डायबिटीज है, इससे पहली बात तो बहुत ज्यादा एंशियस मत होइए, डर से भी शुगर बढ़ सकता है। अगर आपको हो गया डायबिटीज प्रेगनेंसी में हो गया, तो पहले तो डर के ऊपर काम करना है, क्योंकि क्या है, डर के आगे जीत है। तो जब आप डर कम करोगे तो आप फिर उसको आगे जा पाओगे, प्रेगनेंसी को अच्छी तरह से पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा हेल्थी वे से। तो इसके लिए आपको पहले तो एंशियस नहीं होना है। दूसरा, जो भी रेस्ट्रिक्शन है,
आपके डॉक्टर तो आपको एंटी डायबिटीज या शुगर के रिलेटेड वो दवा दे ही देंगे, आपको भी खाने पीने में ऐसी सब चीजें जो आपका शुगर लेवल बढ़ाए नहीं, वो सब चीजें आप करेंगे तो आई थिंक कम हो जाएगा। करेला, जामुन, करेला, ये चीजें डायबिटीज में आप ज्यादा इंक्लूड करें अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज के इस सेशन को पूरा किया और मैं समझता हूं कि आपने जो कीमती समय हमें दिया वो वास्तविकता में हम सब लोगों के लिए अवश्य में लाभकारी रहेगा। आज के इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। जो लोग छूट गए हैं वो लोग वहां से आज का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली सबको रिकमेंड करूंगा जो मैडम ने अपनी ज्ञान गंगा किताब के माध्यम से आप लोगों को समर्पित की है उसको आप लोग जरूर लें और लोगों को भी प्रेरित करें, क्योंकि जीवन काल में गर्भधारण एक स्त्री के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पल होता है। ऐसे में आप किस प्रकार से क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, क्या आपका मेंटल लेवल होना चाहिए, किस प्रकार से आप बाकी की चीजों में समन्वय स्थापित करें, उनकी पूरी कुंजी मैडम ने लिखा है। इनका अथक प्रयास है। मैं समझता हूं कि वास्तविकता में हमें मैडम को सपोर्ट करना चाहिए इस विषय में और निश्चित रूप से मैडम हम जरूर करेंगे और आगे भी हम आपको चाहेंगे कि आप अपना कीमती समय हमें देते रहें, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे हमारे बीच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उपस्थित हैं, बहुत सारे योग गुरु, बहुत सारे डॉक्टर सम्मेलन में 75 रोगों की आजादी अभियान में सम्मिलित हैं और अवश्य में वो आपकी ज्ञानवाणी से लाभान्वित होंगे। आज के इस बहुत अच्छे सेशन के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप इसी प्रकार से ऊर्जा के सराबोर होकर के आप लोगों को जागृत करती रहें और भगवान से हमारी प्रार्थना है ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे और आप इसी प्रकार से अपना प्यार प्रेम हमारे साथ बनाए रखें। आज के इस सेशन के लिए पूरे IYTA परिवार की तरफ से मैं आपको हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आदरणीय विपिन पथिक जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और सेशन की। I want to ask one question to ma'am. जी Can I ask? जी प्लीज शॉर्ट में मैम, यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, क्या ऐसा कोई डाइट है या कोई एक्टिविटी है जो इनफर्टिलिटी को डेवलप करती है या बढ़ाती है, जिसका सेवन करने से या कोई एक्टिविटी ऐसी हो जो करने से ऑटोमेटिकली इनफर्टिलिटी डेवलप होती है? क्या कुछ सजेस्ट करेंगे इसके बारे में? देखो बहुत सारे, एक तो हम मतलब अभी मैं ये सब बहुत विषय ये होगा, हम आजकल क्लॉथ, सिंपली वेयरिंग क्लॉथ, अगर आप टाइट जीन्स डालते हो, टाइट जीन्स से आपका पेल्विक रीजन दब जाता है, तो यंगस्टर को हमको अच्छा लगता है बहुत अच्छे दिखने के लिए, अपनी फिगर अच्छी, तो टाइट जीन्स पहनना वो एक रीजन है जो इनफर्टिलिटी को कॉज बन सकता है इन फ्यूचर। ओके, आई एम नॉट सेइंग इट इज द ओनली कॉज। सेकेंड, बहुत ज्यादा तेल का, तीखा, बाहर का जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी रीजन है। लैपटॉप को हम लैप पे लेके बैठते हैं, वो लैप पे लेके बैठने वाली चीज नहीं है, भले उसका नाम लैपटॉप है, ठीक है, उसको टेबल पे ही रखना है, क्योंकि लैपटॉप का जो रेडिएशन आता है वो पूरे यहाँ पे पेल्विक रीजन पे जाता है। इवन मेल के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेल का तो स्ट्रक्चर ही बना हुआ है कि उनके स्पर्म को बिल्कुल भी हीट नहीं चलती है स्पर्म मैच्योरेशन की। तो अगर आप लैपटॉप अपने जांघों पे या पेल्विक रीजन के यहाँ पे आसपास रखते हैं तो सावधान, आप वो इनफर्टिलिटी को आमंत्रित कर रहे हैं। तो आई थिंक इतना अभी बोलूं, बाद में फिर बहुत सारी चीजें आप, मैं कोर्स, हाँ, मैं ये पूरा कोर्स कराती हूँ पूरे टीचर के लिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा सीखने के लिए तो मैं आमंत्रित करती हूँ, प्लीज आप मेरा वो प्रीनेटल, पोस्टनेटल योगा एंड गर्भ संस्कार का जो मेरा कोर्स है उसमें 50 घंटे का मैं कंटेंट में पर्सनली सिखाती हूँ। ये बुक का मैं जो भी डीप कंसेप्ट है वो सब सिखाती हूँ और एक योगा टीचर को एक तैयार करती हूँ कि वो अपना ये ज्ञान आगे उनके टीचर को या अपने साथ लेके जाए। मैम, क्या कोई लिंक आपका अवेलेबल है जो हमारे वॉलंटियर देख रहे हैं, वो आप इसमें डाल दें चैट बॉक्स में, ताकि वहां से जो लोग हैं उसको ज्वाइन कर सकें। मैम, अब हम कोई प्रश्न नहीं लेंगे, निवेदन यही है क्योंकि हमारी मीटिंग का समय 9 o'clock है, तो जितना मैडम आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई प्रश्न है आप लिख करके मुझे भेज दीजिए, हम मैम से उनका जवाब भिजवा देंगे। मैम बिल्कुल उसको बाय द वीडियो वॉइस में आपको भेज देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका
क्योंकि आपने हमारे एक निवेदन को स्वीकार किया और इस अपना अमूल्य समय देने के लिए भारतीय योग चिकित्सक संघ निश्चित तौर पर पूरे देश में एक नई मुहिम के साथ चल रहा है और हम बिल्कुल थेरेपेटिक नॉलेज के साथ में अपने अभियान को चल रहे हैं। हमारे इस अभियान में